8 बजे तक। चलिए स्टार्ट करें हम लोग। यस सर। चलिए, अभी पहला फॉर्म है हमारे पास, फॉर्म 12BB। पे डिजिटल पहला फॉर्म है हमारा 12BB। फॉर्म 12BB गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई। ये क्या होता है ना, ये खाली ऐसे आप लोग डिटेल में यहाँ पर पढ़ लेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। 12 फॉर्म 16 का ही ना एक पार्ट होता है। एवरीवन, हम लोग जरा यहाँ पर देखते हुए लिखते रहेंगे या लिखेंगे बाद में तो भी चलेगा। 12BB जो है ना, ये फॉर्म 16 का ही एक पार्ट होता है। फॉर्म 16 क्या होता है? ठीक है, फॉर्म 16 नीचे दिया है, सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सैलरी। मतलब सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सैलरी। ठीक है, फॉर्म 16 वो होता है। तो 12BB जो है ना, 16 का एक पार्ट होता है जिसमें ना एग्जेम्प्ट इनकम होती है। जैसे एग्जेम्प्ट इनकम में हो सकता है, HRA हो सकता है, LTA हो सकता है, डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑफ हो सकता है, या टैक्स सेविंग क्लेम हो सकता है, डिडक्शन हो सकता है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो 12BB जो है ये फॉर्म 16 का एक पार्ट होता है जिसमें जो भी डिडक्शंस होते हैं ना उसको दिखाया जाता है 12BB में। आप लोग देखना, कोई कंपनी का फॉर्म 16 आता है ना, उसमें एकदम नीचे लास्ट में रहता है ये पार्ट 12BB। फिर फॉर्म 16 क्या है? कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी का सर्टिफिकेट देता है, टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट देता है ऑन सैलरी, तो इसको फॉर्म 16 बोलते हैं। ठीक है, देन फॉर्म 16A क्या है? कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो लायबल है TDS डिडक्ट करने के लिए, वो डिडक्टर का फॉर्म 16 इशू करता है। फॉर्म 16A मतलब मैं अगर एम्प्लॉयर हूं और अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूं और उसको टैक्स एप्लीकेबल है तो उसका टैक्स डिडक्ट करके उसको सैलरी दे रहा हूं, तो मैं फॉर्म 16 इशू करूंगा। लेकिन समझिए ऐसा कोई सरकमस्टेंस है जहां पर मैं TDS डिडक्ट कर रहा हूं। TDS क्या होता है, थोड़ा देर हम बाद इसको समझेंगे। तो TDS एक टाइप ऑफ एडवांस टैक्स है। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो TDS को एप्लीकेबल है, अगर वो ऐसा कुछ हो रहा है तो जो पे करता है वो TDS कट करता है। TDS क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। पैसा देते समय ही वो टैक्स को डिडक्ट कर लेगा और उस सामने वाले के पेन पर उस पैसे को गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो गवर्नमेंट को इस ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जैसे राजेश्वर जी ऑलिसवेल में एक कॉन्ट्रैक्ट करने आए, ये कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है 1 लाख रुपए। ऑलिसवेल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो गवर्नमेंट ने ऑलिसवेल को बोला है कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल अगर पेमेंट करेंगे और उसकी वैल्यू इन अ ईयर 30,000 से ज्यादा होगी, या वन टाइम इन अ ईयर 1 लाख रुपीज से, सॉरी, इन अ ईयर 1 लाख रुपीज से ज्यादा होगी और एट अ टाइम 30,000 रुपीज से ज्यादा होगी, तो यू हैव टू डिडक्ट TDS ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्टर। या एक और केस समझ लेते हैं, अगर आप किसी प्रोफेशनल को, मतलब हमारे यहाँ पे कोई एक प्रोफेशनल है
समझिए कोई एक एडवोकेट है जो हमसे एसोसिएटेड है, ये हमें एक सर्विसेज दे रहा है, तो इसको जो भी पेमेंट ऑल इज वेल करेगा, निशा मैम का नाम लिख सकते हैं, मृतुल जी का नाम ले सकते हैं, तो मनीष का नाम, तो इनको कोई भी पेमेंट अगर वो करेगा और ये पेमेंट स्पेसिफिक एक अमाउंट से ज्यादा हो रही है, मतलब 15-30,000, प्रोफेशनल को कितना 30,000 है, 13,000 एट अ टाइम अगर पेमेंट कर रहे हैं, तो इसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको टीडीएस कट करना है, टैक्स एट सोर्स कट करना है, गवर्नमेंट को उनके पेन के आगे जमा करा देना है, समझे। तो राजेश्वर जी के केस में 1 लाख रुपए हमको देना है, तो इनके केस में कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम है, तो 194C एक सेक्शन है जिसमें हम लोग उनका टीडीएस डिडक्ट करेंगे और इनके पेन के अगेंस्ट में पे करेंगे, ठीक है। जब टीडीएस का हमारा चैप्टर थोड़ी देर बाद होगा तब वहां पर हम आप लोग को बताएंगे। ऐसे हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो स्पेसिफिक एंटिटी है, ये स्पेसिफिकली ना जो भी लोग ऑडिट में होते हैं या जो भी कंपनी है, इनको कंपलसरी है टीडीएस को कट करना, मतलब गवर्नमेंट ने इनके ऊपर जवाबदारी दे रखी है कि आप ऐसे सारे ट्रांजैक्शन को हमारे नजर में लाइए। तो कैसे ला सकते हैं नजर में? टीडीएस कट करके। तो गवर्नमेंट को क्या पता चला कि राजेश्वर को 1 लाख रुपया मिला ऑल इज वेल से, कर सकते हैं अगर ऑडिट में है, जिस साल वो लोग ऑडिट में आते हैं उसके नेक्स्ट ईयर तक उनको करना रहता है, एप्लीकेबल हो जाता है। बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे किसी को प्रोफेशनल फीस देना है, किसी को कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम देना है, किसी को रेंट देना है, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। और भी चीजें हैं उसमें, सैलरी भी एक 192 है, किसी को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, किसी को कमीशन पे कर रहे हैं, ये सारे ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसको नजर में लाने के लिए गवर्नमेंट ने टीडीएस का यूज किया है। चलिए, तो अगर ऐसे कोई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जैसे इनका कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम पे मैंने टीडीएस कट किया, किसी प्रोफेशनल को प्रोफेशनल इनकम पे टीडीएस कट किया, किसी रेंट भरने वाले को रेंट इनकम पे टीडीएस कट किया, किसी को कमीशन देने के लिए मैंने उसका टीडीएस कट किया, तो ऐसे लोगों को जो मैं सर्टिफिकेट इशू करूंगा उसको बोलेंगे 16A, फॉर्म 16A। फॉर्म 16 और 16A में डिफरेंस है, 16 इज फॉर सैलरी ओनली, 16 फॉर्म 16 इज फॉर सैलरी ओनली, 16A अदर देन सैलरी, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, प्रोफेशनल इनकम हो सकता है, रेंट इनकम हो सकता है, कमीशन इनकम हो सकता है। आगे बढ़े, फॉर्म 67, हाँ फॉर्म 67 कभी किसी के सामने आया है ये? नहीं सर। चलिए आगे आने की संभावना है। कैसा 67 जो होता है ना, कोई फॉरेन इंडिविजुअल है जिसको बाहर से भी इनकम आई है, मतलब वो इंडिया में भी है और बाहर से भी उसको अर्निंग हो रहा है, इंडिया में भी है और बाहर से भी अर्निंग हो रहा है, तो वो बंदे को फॉर्म 16(7) मिलता है। हाँ हाँ वही बोला ना, बाहर से कोई भी इनकम है और इंडिया में भी इनकम है, हाँ, तो एग्जेम्प्ट इनकम कंसीडर करने के लिए 67 रहता है। टैक्स पेयर टू बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट स्पेसिफाइड फॉर फर्निशिंग आईटीआर 139A, इनकम फ्रॉम कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया और फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड। बाहर का कुछ वहां पर टैक्स लगेगा ही, लेकिन उसके बाद जो इनकम आएगा, तो दिस इज फॉर अवॉइडिंग डबल टैक्स ट्रीटी, हाँ DTA, अवॉइडेंस ट्रीटी, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी। क्या होता है ना, हर एक देश दूसरे देश के साथ ना एक समझौता करके रखता है कि भाई अगर तेरे यहाँ पर कमाया तो तू टैक्स काट ले, लेकिन वो बंदा टैक्स कटा हुआ पैसा अगर मेरे यहाँ पे लेके आया ना तो मैं नहीं काटूंगा, फिर एक ही जगह भरने देते हैं। नहीं तो कैसा, जितने देश में जाएगा पैसा उतने लोग काट लेंगे तो उसका तो टैक्स में ही चला जाएगा ना। तो अभी ऐसा केस हमारे साथ भी आया, हमारा एक क्लाइंट है सावियो, उसने हमसे मांगा ना कि यार हमने जो टैक्स इंडिया में भरा है ना, आप उसका मुझे प्रूफ दो
ताकि मैं ऑस्ट्रेलिया में मेरा रिटर्न फाइल करूंगा ना, वहां पर मैं बताऊंगा कि ये इनकम पे ऑलरेडी मैं इंडिया में टैक्स भर चुका हूं, तो ऑस्ट्रेलिया में वापस वो इनकम पे टैक्स न लगे। तो ऐसा फॉर्म हमें बनाने के लिए 67 फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। देन फॉर्म 26AS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, ठीक है। जो भी टीडीएस हमारा कटता है, ध्यान से सुनिएगा हमारे लोगों, कमलेश्वर जी म्यूट हो गए हैं। हाँ सर। क्या? हाँ हाँ है। 26AS जाना माना नाम। 26AS रिटर्न फाइल करते समय बहुत सारे टाइम हमारे पास ये आएगा। फॉर्म 26AS क्या है? टीडीएस का कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कटा है तो वो कहाँ दिखेगा हमें? फॉर्म 26AS में। 26AS एनुअल स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस होता है। एनुअल स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस होता है, चाहे कोई भी काटे, किसी भी तरह का एडवांस टैक्स अगर वो काट रहा है हमसे तो वो कहाँ दिखेगा? 26AS। तो किसी का भी रिटर्न फाइल करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि हम उसका 26AS देखें। तो वहां पर क्या पता चलेगा हमको झा जी? वहां पर क्या पता चलेगा? कितना क्या कटा हुआ है, कितना टैक्स कटा हुआ है, कितना हाथ कटा हुआ हो सकता है, कितना जीभ कटा हुआ हो सकता है। वहां पर ये तो नहीं पता चलेगा ना। क्या पता चलेगा? कितना टैक्स कटा हुआ है, हाँ, और कौन से सेक्शन में कटा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, किस सेक्शन में कटा है, हाँ ठीक है। क्या वो उनकी सैलरी पे टैक्स कटा है, कि उनके प्रोफेशनल इनकम पे टैक्स कटा है, कमीशन पे कटा है, रेंट पे कटा है, कि उन्होंने कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज की है उसके ऊपर टैक्स कटा है, कि उसने कुछ एडवांस टैक्स भरा है। टीसीएस कहाँ पे होता है? फटाफट बताएंगे नॉर्मल, चलो बोलो। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया या कार सेल आउट किया तो उसमें टीसीएस कटता है। परचेज किया, अगर हम 10 लाख से ज्यादा की कार परचेस करते हैं ना, तो जो शोरूम वाले होते हैं ना वो टीसीएस काटते हैं। मैंने वापस बताया, तो पे नहीं करते क्या ऑन द स्पॉट? एक्स्ट्रा लेते हैं टैक्स, एक्स्ट्रा कलेक्ट करते हैं, वो कट नहीं करते आपको, क्योंकि वहां पर तो पेमेंट करना नहीं है उन लोगों को, वो लोग पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं। तो उन लोग बोलेंगे भाई 1% ज्यादा दीजिए आप, इसलिए कि आप 10 लाख की कार ले रहे हैं, तो हम सरकार को बताएंगे कि आप 10 लाख की कार ले रहे हैं। टीसीएस ना सर? टीसीएस एडिशनल इम्पोज होता है। अच्छा एक और बात, जो भी बिजनेसमैन है ना, अगर किसी बिजनेस में परचेस करने वाला, जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मैं किसी एक पार्टी से परचेस कर रहा हूँ, अगर मेरा परचेस 50 लाख से ज्यादा होगा ना, तो ये वाला पार्टी जो है ना मेरे को टीसीएस भी लगाएगा। मतलब जो टोटल इसका इनवॉइस वैल्यू होगा ना उसमें 1% नहीं, 0.1%, 0.01% टीसीएस उस पर इम्पोज करेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि सरकार को ना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन जाए, लोग चोरी न कर पाए। नहीं तो लोग कितना सारा कमाते हैं, बताते ही नहीं है कि टैक्स लग रहा है। शिवाय ट्रैक्टर एक एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। तो 26AS समझा सबको? क्या है 26AS? जहाँ पे इनकम और AS आगे है। नहीं, एनुअल स्टेटमेंट वो अलग है, वो AIS के ऊपर आएंगे, स्पेसिफिक हमारा टॉपिक है वो, उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे। समझा सबको? टीसीएस क्या है, टीडीएस क्या है, ये हम सीखेंगे। अभी तक हमने समझा नहीं है इसको डिटेल में, हम समझेंगे इसको। आगे बढ़े हम लोग। 26AS समझा। अभी 15G और 15H, आप लोग जो भी 15G और 15H वाले हैं ना, क्या होता है ना, इन सम केसेस किसी को ना बहुत नॉमिनल इनकम होता है, जो वो इनकम जो है ना टैक्स लायबिलिटी के अंदर होता है। इस केस में जैसे कोई एक इंडिविजुअल है, उसको सिर्फ 25,000 टैक्स है, 25,000 इंटरेस्ट इनकम आ रहा है। कितना आ रहा है? 25,000, और वही पूरे साल का उसका इनकम है। तो आपको लगता है उसको टैक्स भरने आएगा क्या? उसको इनकम टैक्स भरना चाहिए। दोनों भी स्थिति में वो उसको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर वो
जहां से वो जहां से उसको ये इंटरेस्ट इनकम आ रहा है उनको वो बताना पड़ेगा ना, तो वो कैसे बताएगा? तो विद द हेल्प ऑफ 15G और 15H। 15G इज स्टैंड फॉर सीनियर सिटीजन, 15H फॉर सीनियर सिटीजन और 15G फॉर नॉन सीनियर सिटीजन। बैंक में भरना रहता है? नहीं, कहीं भी भरना रह सकता है। ये बैंक की मैक्सिमम बैंक में भरते हैं, लेकिन कहीं भी भर सकते हैं। ठीक है, क्या है देखिए, पढ़िए। बैंक के अलावा से ट्रांसफर ऑप्शन जैसे कंपनी में भी भर के दे सकते हैं, ये विड्रॉ करते हैं तो सर उसमें भी आता है। पढ़ेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा। नितेश जी, सब चीज हम लोग बता नहीं देंगे, ये ऑनलाइन होता है सर? ऑनलाइन नहीं होता है। ये एक फॉर्म आता है मैनुअल, उसमें डिक्लेरेशन करना रहता है कि मेरी कुल कमाई पिछले साल में 2 लाख से नीचे या जो भी है, 1 लाख है, 25,000 है, 20,000 है, वो आप लिख के देंगे तो उन लोग कंसिडर करेंगे हाँ यार इसका तो कोई इनकम ही नहीं, तो इसके ऊपर टीडीएस नहीं काटते हैं। तो यूजुअली बैंक में ये भरा जाता है। तो बैंक में जो सीनियर सिटीजन होते हैं ना, वो लोग खासकर भरते हैं, क्योंकि उनका कोई दूसरा इनकम नहीं होता है, रेंट ही एक उनका इनकम होता है। ठीक है, तो इन लोग 15H फॉर्म भर के देते हैं। रेसिडेंस इंडिविजुअल 60 years or more to bank for not deducting TDS on interest income। और H क्या है? For residence individual less than 60 or HOF or other person other than company or firm to bank not deducting TDS। अच्छा, ये सिर्फ बैंक के इंटरेस्ट को TDS से बचाने के लिए है। ठीक है, दोनों ना? ये दोनों, H फॉर सीनियर सिटीजन, G फॉर जीनियस। ठीक है, पता चल गया झा जी? सर जी वाला नॉर्मल के लिए और एच वाला सीनियर सिटीजन के लिए। तो बहुत सारे जगह पे ना हमारे सीनियर सिटीजन लोग ना इस चीज के लिए भी हेल्प मांगते हैं कि मुझे 15H फॉर्म भरना है। 15 लोग एक साथ भी बोलते हैं ये नाम को, 15GH, 15G, 15H। हाँ, 15G 15H फॉर्म भरना है। तो हाँ उठा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन 10E, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ पढ़िए नितेश, 10E क्या है? अरे कैसे पढ़ रहे हैं सर, सुनाई नहीं दे रहा हमारे लोगों को। बंद कर दो ना, कर रहा है तो मैं देखा। सैलरी एडवांस या अर्लियर मिलता है कंपनी से तो पीरियड टाइम ये ट्रेनिंग। चलिए सरल और साधारण लैंग्वेज में बताता हूँ। समझो ना, कोई ऐसा व्यक्ति है ना जिसको 5 साल पहले का सैलरी अब जाके मिल रहा है, किसी कारणवश, समझिए उनका प्रमोशन हुआ था, लेकिन किसी कारण प्रमोशन वहां पर पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ या पेमेंट नहीं दिया गया। ऐसा अधिकतर सरकारी लोगों के साथ होता है। तो रेलवे वालों के साथ हुआ है बहुत। रेलवे वाले को आया था, क्योंकि उनका ना डीए चेंज हुआ था। तो क्या होता है, सरकारी लोगों को ना पता है पे स्केल रहता है, आपने सुना है 6th पे, 7th पे? यस सर सुना है ना। तो ये जो पे रहता है ना, इसमें बहुत सारे भत्ते ना अचानक बढ़ जाते हैं। हाँ, चाहे वो डीए बढ़ गया होगा, उनका बेसिक बढ़ गया होगा, तो ये बढ़ा हुआ, इसको सरकारी अमलों में ना चीजों को इम्प्लीमेंट होते होते ना 2 साल निकल जाता है। ठीक है, लेकिन बढ़ा कब से होगा? जब से उसका ऑर्डर आएगा तब से। तो सरकारी में क्या होता है ना, रेलवे वाले को 4 साल पहले का डीए बढ़ गया, तो 4 साल तक का डीए उनको एक साथ कैलकुलेट करके मिल गया। अब इस केस में कैसा होता है ना, जब कोई इनकम 4 साल की इनकम एक साथ 1 साल में आ जाएगी, तो इससे क्या होगा कि उस साल की इनकम बहुत ज्यादा हो जाएगी और उनका टैक्स बहुत ज्यादा आएगा। इसको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला ना, ठीक है आप ऐसा कीजिए ना कि एक कैलकुलेशन कर लीजिए प्रो डेटाबेस पे।
प्रो डेटाबेस मतलब जो इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है उस इंफॉर्मेशन को देखते हुए ना आप एक कैलकुलेशन कर लीजिए। क्या है ये कैलकुलेशन कि आप ऐसा कंसीडर कीजिए कि अगर ये जो बढ़ा हुआ सैलरी है, ये बढ़ा हुआ सैलरी आपको उस समय आता, उस फाइनेंशियल ईयर में आता, तो आपका क्या टैक्स बनता, तो वो सब जोड़ लीजिए। जैसे 3 साल का बढ़ा हुआ सैलरी एक साथ आ गया, तो तीनों साल में इस बढ़े हुए सैलरी को डालिए, फिर उससे कैलकुलेट कीजिए कि यहाँ पे क्या टैक्स आ रहा है और अभी ये एक साथ आने पे क्या टैक्स आ रहा है। इन दोनों का जो डिफरेंस है ये आपका लॉस है। इसका जो तीनों साल का टैक्स लायबिलिटी है, अमूमन है कि ये ज्यादा ही आता, क्योंकि टैक्स इनकम ज्यादा है तो टैक्स ज्यादा आता। तो इसका जो डिफरेंस है इसी को हम लोग बोलते हैं रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1). 89(1) रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1). तो इसी को क्लेम करने के लिए, रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) को क्लेम करने के लिए 10E फॉर्म भरा जाता है। 10E फॉर्म में क्या होता है कि आपके प्रीवियस ईयर की जो भी टैक्स कैलकुलेशन रहती है ना उसको दिखाया जाता है, फिर जो आपका एरियर्स है ना उसको पीछे कैलकुलेट ले जाके करते हैं और फिर उसको कंपेयर करते हैं करंट ईयर के टैक्स कंपटीशन से। तो ये 10E में कैलकुलेट हो जाता है। तो 10E में ना कैलकुलेट होकर पता चलता है कि कितना रिलीफ आपको मिलना चाहिए। तो जब आप ये फॉर्म भरते हैं तो गवर्नमेंट को पता चलता है कि ये बंदे को एरियर्स की वजह से इतने का लॉस हो रहा है, तो वो लॉस को कहाँ कंपनसेट करेंगे, 89(1) में। ठीक है, तो 89(1) में बोलेंगे कि यार मेरा इतना पैसा ज्यादा टैक्स जा रहा है एरियर्स की वजह से, तो वो वहां पे वो बेनिफिट ले सकते हैं। अधिकतर ये किसके साथ होता है, रेलवे वालों के साथ, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के साथ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आगे बढ़े हम लोग, लेट्स कम टू द टॉपिक टैक्स स्लैब। ठीक है, आई होप कि ये सबके सामने है टैक्स स्लैब। इसमें बहुत कुछ जानने जैसा या नहीं है, आसान है, आप लोग पढ़ेंगे तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोग इसको फटाफट समझते जाएंगे। नाउ फ्रॉम 21-22 से ना हमारे यहाँ पे 2 टैक्स रिजीम है, टैक्स रिजीम 1, टैक्स रिजीम 2। क्या बोलते हैं उसको जाजी, ओल्ड और न्यू से, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। भारतीय जनता को लुभाने के लिए सरकार ने ना उनके सामने ना 2 ऑप्शन दे दिए। क्या वो 2 ऑप्शन थे, या तो आपके पास जो पहले से चला हुआ टैक्स स्लैब है उसके साथ रहिए या नए टैक्स स्लैब में आ जाइए। क्या फर्क है ये दोनों में, हम लोग थोड़ा सा उसको जान लेंगे। जो जूना टैक्स स्लैब है अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे आगे, नए टैक्स स्लैब में क्या नया है उसको जान लेते हैं। गवर्नमेंट ने एक सिंपल नोटिफिकेशन निकाल के क्या कह दिया कि हम एक नया टैक्स स्लैब बना देते हैं। नए टैक्स स्लैब में क्या रहेगा ना कि आपको हम कोई भी ना डिडक्शंस नहीं देंगे, ना तो आप 80C का डिडक्शन लीजिए, ना स्टैंडर्ड डिडक्शन लीजिए, ना आप HRA डिडक्शन लीजिए, ना ही आप होम लोन का डिडक्शन लीजिए। आप सारे डिडक्शन छोड़ दीजिए, हम आपके रेट को कम कर देते हैं। तो रेट कितना कम किया है हम देख लेंगे, समझे। या तो आप पहले जैसा चाहते थे वैसा रहिए। इसमें फायदा किसका हुआ, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिनका कोई लोन नहीं है और अभी अभी जॉब पे लगे हैं, तो ऐसे लोगों को टैक्स कम पे करने आएगा विथ न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम से इनके पास टैक्स ज्यादा भरने आएगा इनको, समझे आप लोग, क्योंकि ये स्लैब पे थोड़ा सा डिफरेंस है। हम लोग देखते हैं आगे। सब लोग ओपन कर लीजिए ये वाला। अच्छा, टैक्स अप टू 2.5 लाख रुपीज इज नील इन बोथ एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। दिख रहा है दोनों, सब लोग को दिख रहा है ये, ठीक है। अब 2.5 to 5 लाख फर्स्ट जो एग्जिस्टिंग टैक्स में है उसमें 5% टैक्स लेंगे। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो भी आप अर्न करेंगे उस पे 2.5 लाख रुपए टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। नए टैक्स में क्या हिसाब है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, ठीक है। पहले स्लैब में कोई चेंजेस नहीं है, बराबर। तो या जूने में रहे या नए में रहे, आप लोग के लिए कोई चेंजेस नहीं है। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, 2.5 लाख के ऊपर 5%,
मतलब अगर मैं पूरे 2.5 लाख पे पकड़ूं तो कितना टैक्स बनेगा? 12,500। वेरी गुड। ठीक है, 4 लाख पे कितना बनेगा? 4 लाख तो पड़ेगा। जोड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं आ जाएगा मुंह जबानी, नहीं पहाड़ा थोड़ी ना आएंगे। 5% ना। हाँ, कितना होगा? 20,000। फिर मैं बोल रहा हूँ पहाड़ा नहीं है सर, यहाँ पे गणित लगाना पड़ेगा। 4 लाख में 2.5 लाख हटाएंगे, 1.5 लाख पकड़ेंगे, 1.5 लाख के ऊपर 5%, 1.5 लाख का 5% कितना होता है? ऐसे गणित लगाना पड़ेगा, समझे आप? कोई भी ऐसा हवा में नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, थोड़ा सा जागना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बताइए सेकेंड स्लैब। अच्छा, इसमें नए और जूने में कोई फर्क है क्या? 5 लाख तक के लिए अब हम लोग बात कर रहे हैं ना। ग्रेड मिटा दिया आपको, ये वाला थोड़ा सा मिटाना चाहिए। आप तो लेके लपेट लिए सब सर आपने। अरे तो मेरा ऐसे था, यहाँ से था ऐसे, आपने इस तरफ क्यों मिटा दिया? कोई बात नहीं, चलो हम लोग फिर लिख लेंगे। चलिए, आप समझे ना ये? वेलकम, प्लीज 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 आइए। तो अब चाय भी बोल दिया जाए ना, क्या है क्या है? बहुत कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टूटेगा तभी नया आएगा, बहुत दिन हो गया इसको। कोई गलती नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कुछ नहीं ऐसा, विकास सर का फोन यही है। हम लोग मेल का अप्रूवल ले लेंगे। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले 2.5 लाख से हम लोग जैसे टैक्स की बातें कर रहे हैं, तो न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, पहले 2.5 लाख पे कितना टैक्स है? ठीक है, मैं अब इशारों से बात कर रहा हूँ, तो जिसकी तरफ मेरा इशारा रहेगा वही जवाब देगा। ठीक है, कोरस में नहीं देंगे। ठीक है, प्रिया पहले 2.5 लाख पे कितना टैक्स है? तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नील टैक्स है। ओके, नहीं। अब बताइए 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना टैक्स है? झा जी 5%। नितेश 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना टैक्स है? सर न्यू वाले में ओल्ड वाले में 10% है और ओल्ड वाले में 20% है। बराबर, वेरी गुड नितेश। चलिए झा जी, थोड़ा सा हम एक और आगे बढ़ गए आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, वापस आते हैं। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कितना टैक्स है झा जी? 2.5 लाख से 5 लाख, 5%। वेरी गुड। ओल्ड में कितना है? हाँ हाँ 5%। न्यू में 5 ही है। मतलब कॉन्फिडेंस ऐसा आना चाहिए ना कि कोई भी कितना भी बहकाए, जरा सा भी बहकना नहीं है। ठीक है, एकदम मतलब ना नींद से उठा के पूछे ना तो फटाक करके टैक्स रेट के साथ टैक्स कैलकुलेट करके बता देना है। समझे ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड स्लैब पे। 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख में अगर एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब में देखूं तो वहां पर है above 5 lakhs 20%, above 5 lakhs 20%, up to 5 lakhs जितना पहले स्लैब में था उतना ही। मतलब अगर आप लोग इसमें देखेंगे तो 12,500 को जोड़ के फिर 20% ऑन 5 lakhs। अगर कोई पूछे 10% है ना? एग्जिस्टिंग में मैं न्यू में, मैं गया नहीं ना न्यू में मैडम। हाँ ठीक है, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। ठीक है, एग्जिस्टिंग में 5 से 10 लाख के बीच में 20% है, अबव 5 लाख, अप टू 5 लाख कितना है? सेम प्रीवियस वाला। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन, 7.5 लाख रुपए मेरी अर्निंग है, कितना? 7.5 लाख रुपए। वर्कआउट कीजिए कितना टैक्स होगा एग्जिस्टिंग के हिसाब से। हाँ 32,500 बोल के चुप हो जाना है। और बताइए जल्दी जल्दी, 32,500 बोल के चुप हो जाना है। ठीक है, कितना था अपना इनकम? 7 लाख था ना? ठीक है, 777। मैंने 7.5 बोला, कहाँ घूम रहे हैं हम लोग? मैंने 7.5 बोला है। अच्छा वापस बोल देता हूँ, 7.5 लाख रुपया। 60 to 500 ये मुंह जबानी आपका। कैलकुलेशन 7.5 लाख रुपए पे कितना टैक्स आएगा?
वर्बली बताना है, वहां से भी लोग बता सकते हैं। देखो ये कैलकुलेट नहीं करना है मोबाइल में, प्रिया जी। कैलकुलेट नहीं कर रहे सर। हाँ, ऐसे वर्बली दिमाग लगाइए और वर्चुअल बोर्ड अपना क्रिएट कीजिए। पहले 5 लाख पे 12,500 रुपया प्लस ऊपर के 2 लाख पे 40,000 रुपया, 12,500 2,50,000 का जो रहेगा उसका 20% निकाल 20%। 2.5 लाख पे वापस 2.5 लाख पे 50 और वो 12.5 तो 62.5। अरे वर्चुअल बोर्ड दिख नहीं रहा है क्या आपको? पहले 5 लाख पर 12,500 रुपए सिंपल है, और फिर 2.5 लाख पे 20%, 2.5 लाख का 20% 50,000 रुपए बराबर। क्या होता है ना, ये सब कैलकुलेशन अपने को करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ना इससे हमारा ना थोड़ा सा ना कोई पूछ लेता है कॉल पे, ब्रेन एक्टिव होता है, कोई पूछ लेता तो हम लोग कैलकुलेट करके बता दे। ठीक है, अब आते हैं न्यू टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम में ना थोड़ा सा इसको ट्विस्ट किया हुआ है। यहाँ पर ना 2 एडिशनल स्लैब दे दिए हुए हैं। 5 लाख से 7.5 लाख तक का एक स्लैब है, और 7.5 लाख से 10 लाख का दूसरा स्लैब है। अब यहाँ पर अच्छा, इसको 10 लाख तक का ही अगर मैं कैलकुलेशन में देखूं आप लोग के साथ, तो पहले 5 लाख से 5 से लेके 7.5 पे 10% है, फिर 7.5 से 10 लाख पे 15%। 15% है। आप लोग ना प्रैक्टिकली इसको हम लोग अब आगे चल के करेंगे ना, तो नए टैक्स से कितना आएगा, जूनियर टैक्स से कितना आएगा, इसका भी अभी कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो अपने को और इजी में समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ही स्लैब है, एग्जिस्टिंग में 3 ही स्लैब है। स्लैब 1 2.5 लाख से 5 लाख 5%, स्लैब 2 5 से 10 20%, और स्लैब 3 अबाउट 10 30% फ्लैट। अब यहाँ पर हाँ, यहाँ पर 5 स्लैब है, 6 स्लैब है, 6 हाँ, 2.5 से 5 5%, 5 से 7 बनिए जैसा 10%, 7.5 से 10 15%, 10 से 12.5 20%, 12.5 से 15 25%, अबव 15 30%। ठीक है, तो ये हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझ लें, जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को और क्लैरिटी आएगी। अच्छा, सिर्फ स्टैंडर्ड टैक्स के साथ साथ ना गवर्नमेंट बीच बीच में ना कुछ हमें ना बोलते हैं ना बोनस भी देती है, जैसे 6 पानीपुरी के साथ 1 पानीपुरी फ्री, सूखा पूरी। वो कैसा लग ही जाता है, सबको पता है ना ये वाला। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, हर टैक्स के साथ ना एक सेस जोड़ के रखती है। सेस क्या है, 4% ऑफ योर टैक्स वैल्यू। सिंपल जोड़िए आप, जितना भी टैक्स आएगा उसका 4%, उस टैक्स का 4% आपको सेस देना है। सेस पहले अलग अलग होता था, अब सबको मिलाकर एक ही ले रहे हैं, एजुकेशन सेस, हायर एजुकेशन सेस। खाली एजुकेशन नहीं बोलते उसको, हायर एजुकेशन सेस। पहले होता था अलग अलग। हाँ, पहले अभी जीएसटी या पेट्रोलियम में लगता है स्वच्छता का सेस, हाँ, हायर एजुकेशन सेस, हायर एजुकेशन सेस। बाद में फार्मर और डिफेंस सेस अलग अलग लगता था, लेकिन अब सब मिला जुला के खाली हायर एजुकेशन सेस लेते हैं, वो भी 4%। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ये तो बात हो गई जो 60 के नीचे हैं। अब जो 60 के ऊपर है उनका क्या? सिर्फ एक ही बदलाव है कि जो 60 के ऊपर है उनको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 60 के नीचे वाले को 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था जाजी, और जो 60 के ऊपर है उनको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। उसके बाद वाले स्लैब सारे एज इट इज हैं। चल झूठ कहाँ है, कहाँ हो? चलिए, कोई अलग नहीं है, सिर्फ 2.5 लाख और 3 लाख का फर्क है। मतलब 60 से अगर आपकी उम्र कम है तो आपको एग्जम्पशन जो है वो 2.5 लाख का है, 60 के ऊपर एग्जम्पशन 3 लाख का है। इसके बाद 80 से ज्यादा अगर आपकी उम्र है, सुपर सीनियर सिटीजन, तो लिटरली आई सपोर्ट कि जिसकी 80 से ज्यादा है ना, गवर्नमेंट इनको पैसे देने चाहिए। गवर्नमेंट को ये नहीं पैसे देने चाहिए, इनको गवर्नमेंट पैसे देने चाहिए।
आप इतने साल जिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ये लीजिए, ये टैक्स मत दीजिए, ये लीजिए पैसा, निकलेगा निकलेगा। आई ऑल्सो सपोर्ट दिस कि निकलना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन फिर भी अभी इनको टैक्स देना पड़ रहा है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट बजट में निर्मला सीतारमन जी ने, कौन है निर्मला सीतारमन? फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। निर्मला सीतारमन ने क्या किया ना कि जो सुपर सीनियर सिटीजन है ना, इनके लिए ना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना नॉट कंपलसरी कर दिया है। मतलब कंपलसरी नहीं है, आप रिटर्न फाइल मत करिए, चलेगा। अच्छा, तो उनका रिटर्न फाइल नहीं करते हम लोग? करते हैं क्या? अभी कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन लोग रिफंड लेने के लिए तो करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ये क्यों दिया गया है ना कि आपको पता है इनकम टैक्स फाइल करना कब जरूरी हो जाता है? 2 लाख के ऊपर इनकम वाले को। अब सुपर सीनियर सिटीजन को 5 लाख तक तो इनकम टैक्स आएगा ही नहीं। तो जो 2 लाख से 5 लाख के बीच में बहुत ज्यादा जनता रहती है, तो बहुत ज्यादा लोग इसी इनकम में फॉल करते हैं, तो इनको रिटर्न फाइल करना पड़ता है, जबकि उनको टैक्स कुछ नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी कैसा है, ड्यू कंप्लायंस के लिए उनको फाइल करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन में हैं तो आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, चलेगा अगर आपको लगता है तो। लेकिन लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनको टीडीएस कटा होगा तो रिफंड लेना होता है। टीडीएस क्यों कट जाता है उनका? क्योंकि उन लोग हो सकता है कि 15G 15H टाइम पे बैंक में नहीं जमा करते हो, ऐसा कुछ सीन हो। स्लैब इनका सेम ही है, स्लैब में कोई फर्क नहीं। 5 लाख तक नो इनकम, 5 लाख तक नो टैक्स, 5 लाख के बाद 5 लाख के बाद 5 से 10 लाख में 20% और 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स है। चाय पीते पीते ना हम लोग डिस्कशन भी करते रहते हैं, क्योंकि ना 5:30 हो रहा है, हमारे पास समय थोड़ा सा हल्का कम है। हाँ सर विनमैन का भी करना है ना? हाँ हाँ 2-5 लाख तक की अगर एफडी है तो ठीक है, उसमें ये 15G और H चलेगा। अच्छा, कोई अगर सेशन रह जाएगा ना हमारा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो जाएगा, हम लोग आने वाले टाइम में उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ना आज हमारे स्कूल का पहला दिन है ना, तो साफ सफाई और इसमें ज्यादा टाइम चला गया। सैटरडे तो हाफ डे, मतलब स्कूल में फर्स्ट डे हाफ डे रहता है। सर मैं कंप्लीट कर अच्छा, मैं जिस स्कूल में पढ़ता ना, वहाँ पे संडे को भी बुला लेते थे। फर्स्ट संडे बुला लेते थे, चलो आओ साफ सफाई करेंगे। नोमा जी, आप राजेश्वर कहाँ चला गया ये लड़का? चलिए, कैसा है ना, हम लोग ने ये जूम पे कर रहे हैं क्योंकि हमने रिकॉर्ड करना रहता है ना, तो ये टाइम आउट हो जा रहा है, 40 मिनट का ही टाइम दे रहा है। पेड वाला अभी चलते हुए मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मैं पेड वाला में अनलिमिटेड रहता है, तो हर 40 मिनट पर मैं नया लिंक भेज रहा हूँ। नहीं क्या आप उसको रिजॉइन करा सकते हो, उसी को वही लिंक में फिर से आप ज्वाइन करो और नहीं होता है उसी लिंक में आप वापस करो रिजॉइन करके। मैं तो अभी तक मैं नहीं इसको ट्राई किया था, तो मैं हर टाइम नया लिंक भेज रहा हूँ। तो इनको बोलूं वापस से कनेक्ट डिसकनेक्ट करके लिंक पे वापस ज्वाइन करो। ए मेरी ऑनलाइन जनता, अभी नया लिंक नहीं भेजेंगे सर, आप लोग ना वापस से लास्ट लिंक पे ही ना ज्वाइन करिए, कट कीजिए और वापस ज्वाइन कीजिए। मैं करता हूँ। हाँ कर लीजिए आप, इसको डिस्कनेक्ट कर देना। यस। अगर एफडी सर 2 से 5 लाख तक है तो ये 15G और H काम आएगा। अगर उसके ऊपर जैसे 10 लाख 9 लाख 8